कल 11 तारीख थी और 11 तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस को दी है सोनम और उसके जो साथ जो बाकी आरोपी थे 4 लोग उन सब की। अब कल 5:10 को इन्हें कोर्ट लेकर जाया गया और वहाँ उन्हें उनकी पेशी की गई और 6:30 बजे तक उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 8 दिन की उनकी रिमांड सौंप दी। इस बीच ये जो पहला अपडेट था उसके साथ जो दूसरा अपडेट था वो बड़ा शॉकिंग था। हम लोग कल तक हर वीडियो में ये बात कर रहे थे कि सोनम के पास 2 फ़ोन्स थे, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सोनम के पास और 3 फ़ोन थे। उसका एक पर्सनल फ़ोन और 3 फ़ोन वो यूज़ कर रही थी और वो तीनों आकाश के नाम पे था और उस फ़ोन को ही वो एक्टिव करके रखी थी इन आरोपियों से बात करने के लिए। तो ये पहली शॉकिंग जो फैक्ट है ये निकल कर आया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है और क्राइम ब्रांच के पास भी इन्फॉर्मेशन थी इंदौर की और मेघालय पुलिस के पास भी इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए जो 8 दिन का समय मिला है ना, इसमें पुलिस पहले अलग अलग सबसे पूछताछ जो की है ना, अब जो एक इनसे जो अलग अलग पूछताछ की तो इसमें कोई भी ना खुद को मास्टरमाइंड मानने को तैयार नहीं है। सोनम कह रही है कि मैंने राज के कहने पे किया ऐसा और राज कह रहा है कि मैंने सोनम के कहने पे ये सब कुछ किया। अब देखिए खुद तो पहले बहुत सारे कसीदे पड़े होंगे प्यार मोहब्बत के, लेकिन अब लग रहा है कि फंस जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सोनम कह रही है, कल सोनम से जब पूछताछ हुई थी, जब उसे रास्ते से लाया जा रहा था यहाँ वहाँ से, तो उसे एक नॉर्मल पूछताछ की जा रही थी रिमांड से पहले, तो उसने कहा कि सब कुछ मैंने राज के कहने पे किया। वहीं राज से जब पूछताछ हुई तो राज का भी कहना है कि सब कुछ मैंने सोनम के कहने पे किया। दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं। तो यहाँ तो केस ही पलट जाता है कि असली मास्टरमाइंड है कौन। वहीं दूसरी तरफ 4 मोबाइल वाली मैंने आपको बात बता दी कि 4 मोबाइल फ़ोन्स मिले, जिसमें से 3 मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रही थी सिर्फ लोकेशन भेजने के लिए, चैट करने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए। अब 22 तारीख को जब ये जो सिफरा होम स्टे था ना जहाँ इन लोग रुके थे रात में, तो ये सुबह निकली ना तो वहाँ उसने अपना बैग छोड़ दिया था। उस बैग में इसका मंगलसूत्र और अंगूठी थी और कोई भी अपना कीमती सामान ऐसा छोड़ता है तो उसके लिए वो पूछताछ करता है, होटल फ़ोन करके वापस पूछता है कि मेरा सामान छूट गया, सही सलामत है ना, क्या वो ठीक से तो है ना। लेकिन इसे कोई फिक्र नहीं थी, इसने होटल में कॉल नहीं किया, उस होम स्टे में कॉल नहीं किया। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस को शक हुआ कि कोई इतना अपना कीमती सामान छोड़ के जाएगा, उसके लिए कॉल नहीं करेगा, वो भी नेक्स्ट डे तक वो एक्टिव भी है। 23 तारीख तक क्या वो अपना बैग भूली, उसको याद नहीं आएगा। तो पुलिस जब ये पहली साइकोलॉजी स्टडी कर रही थी तो पुलिस को लग रहा था कि ये एक तरह से ऐसा तभी कोई करता है, मंगलसूत्र तोड़ के फेंकता है, मंगलसूत्र छोड़ के जाता है, जब उसे उस चीज़ से नफरत हो। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है क्राइम में कि सबसे पहले औरत अपना मंगलसूत्र फेंक देती है अगर अपने पति को मारती है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो शक तो वो भी था। मतलब ये अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे तो कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अच्छा, तो अब इन सब में ना एक शॉकिंग चीज़ थी। चलिए मंगलसूत्र, अंगूठी, ये सब चीज़ें पुलिस को पता चल गई। अब एक शॉकिंग चीज़ थी, जो इंदौर में फ्लैट लिया गया था ना, वो राज ने नहीं लिया था, वो सोनम की तरफ से बुक कराया गया था और उसके बारे में राज को भी नहीं पता था। मतलब अपना एग्जिट प्लान उसने राज को भी नहीं बताया था, ना तीनों आरोपी को। लेकिन राज पे तो इतना भरोसा करती थी, राज से प्यार करती थी, अगर ये थ्योरी मानी जाए तो उसने राज को क्यों नहीं बताया। और अब ये बात निकल कर आ रही है सामने, जब वो वहाँ पहुँची, जब वहाँ रहने लगी, उस फ्लैट में जाके रही, अब उसे लगा यहाँ से जाने के लिए मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, जो दूसरा मोबाइल फ़ोन है उसमें ऐप्स नहीं थे, उसके पास 2 छोटे मोबाइल फ़ोन्स थे। तो अब उसने राज को कहा था कि मेरे लिए कैब बुक कर दो इस एड्रेस से मुझे यूपी जाने के लिए। और उसको, राज को भी उसने नहीं बताया कि वो यूपी क्यों जाना चाहती है, यूपी क्यों भागना चाहती है, क्योंकि राज का प्लान था ही नहीं इसे यूपी भगाने का। राज का प्लान था इंदौर में कुछ दिन छुप के रहेंगे, फिर बाद में सामने आ जाएंगे। लेकिन ये यूपी जाना चाहती थी। अब इस पे राज ने उसकी बात सुनी और राज ने इसके लिए कैब बुक करा दिया यहाँ से इंदौर से बनारस जाने का, बनारस से गाज़ीपुर। और देखिए इसने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद किया और गाज़ीपुर में ही बस स्टैंड से जहाँ उतरी वहाँ से जहाँ गई है ढाबे पे, वहाँ इसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। तो ये अपना एस्केप प्लान ऐसा क्यों बना रही थी, क्यों ये नहीं चाहती थी कि राज को ये बात पता चले कि उसने फ्लैट कहाँ लिया है और वो कहाँ रहने वाली है, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता था। इसलिए देखिए ना टाइम लग गया। देखिए बाकी आरोपी तो पकड़ा गए, राज भी पकड़ा गया था, लेकिन सोनम ही इकलौती ऐसी थी जो पकड़ा ही नहीं लेट तक। तो मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया था कि सोनम शायद राज को भी डिच करना चाहती थी, मतलब राज को भी धोखा देना चाहती थी। अगर उसे लगता कि राज फंस रहा है इस सब चीज़ों में, या मैं बाई चांस फंस जाती हूँ, तो मेरे पास अलग से एक एस्केप प्लान हो जिसके बदौलत में उन सब चीज़ों में मैं फंसूँ ना, मैं आराम से उसमें से निकल जाऊँ। अगर ये बात में थोड़ी भी सच्चाई है, मतलब सोनम किसी से भी लॉयल नहीं थी
और क्या सोनम का कोई और भी सीन था किसी और के साथ, क्योंकि वो मैं ये मेरे सोर्सेस तो नहीं कह रहे, लेकिन जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की, और उसमें उन्होंने क्राइम ब्रांच को सोर्स बनाया। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच की तरफ से, इंदौर क्राइम ब्रांच की तरफ से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि राज को सोनम के उस फ्लैट के बारे में पता ही नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी। सोनम ने कितना पैसा निकाला, किसको दिया, इसके बारे में भी राज को कोई जानकारी नहीं थी। और 50,000 रुपये दिए गए थे इन लोगों को, किनको, जो बाकी 3 आरोपी है। अब जो एक और चीज़ निकल कर आ रही है, सोनम ने राज को अपने साथ आने से मना कर दिया था। जब इन लोग, ऐसा नहीं था कि राज वापस चला गया इंदौर स्टेशन से, सोनम ने उसे मना किया था कि तुम मत आओ, तुम आओगे तो शक बढ़ जाएगा, शक तुम्हारे पर जाएगा। और सोनम ने उसे मना किया था, उसने कहा था कि तुम इंदौर रहो, और सोनम इन लोगों के साथ वहाँ चली गई। मतलब सोनम ने इन लोग को, मतलब सोनम के आगे पीछे इन लोग भी चले गए, साथ नहीं आगे पीछे वो लोग, और सोनम ने उसे मना कर दिया था कि तुम मत जाओ वो तीनों आरोपियों के साथ। तो ये थोड़ी सी स्टोरी जो है अब थोड़ी सी और मिस्टीरियस होती जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं जो बहुत ही हैरान करने वाले। कल हमने बाइट सुनी कि जिस तरह से अब ये दोनों एक दूसरे को मान ही नहीं रहे कि हमने, इसने, ये मास्टरमाइंड है या सोनम मास्टरमाइंड या राज मास्टरमाइंड है। अब एक और चीज़ थे, अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी 8 दिन की, अब इन सब लोगों से जो पूछताछ की गई है उन सब डिटेल्स को सामने रखा जाएगा। अब दोनों को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। उसमें से कहीं भी विरोधाभास आया, मतलब कहीं भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आई, दोनों की इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हुई, तो फिर पुलिस फिर सख्ती से पूछताछ करेगी और फिर दोनों के बयान लेगी और सामने सामने बैठकर पूछाएगी। तो वो जो फैक्ट्स निकल कर सामने आएंगे, जो लेआउट बनेगा, और जो चारों आरोपी सेम बोलेंगे, उन्हीं के बिना पर पुलिस पूरी जो है डिजिटल फुटप्रिंट से लेके जो बाकी इनके जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेगी और उसको अहम सबूत बनाएगी। क्योंकि अभी भी इस केस में बहुत सारी कड़ियाँ जुड़नी बाकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, कल मैं चिराग सर से डिस्कस कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये पलट भी सकती है। सोनम कह देगी कि मैं तो हत्या में इन्वॉल्व भी नहीं थी, मुझे बस पता था राज भेज रहा है मर्डर करने के लिए, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं राज मुझे भी धमकी दे रहा था, इसी वजह से मैं डरी थी। मतलब पलटने को पलट जाती, क्योंकि जो वार किया गया है वो आकाश के तरफ से किया गया है, और जो बाकी उसके दोस्त हैं उन्होंने हेल्प की थी उसे बॉडी फेंकने की, और उसमें बताया जा रहा है कि सोनम ने भी हेल्प की। लेकिन इन सब के बीच में जो मेन मास्टरमाइंड है उससे ज़्यादा सज़ा होगी, और बाकी जो क्रिमिनल्स हैं, बहुत बार ऐसा होता है कोर्ट ऐसा करती है कि किसका कितना रोल है उस हिसाब से सज़ा तय करती है। अगर इसका से प्लानिंग प्लॉटिंग में आया नाम तो बाई चांस इसे सज़ा कम भी हो सकती है, और अगर मेन कल्प्रिट ये निकली, मास्टरमाइंड ये निकली, तो इसे तो उम्र कैद की सज़ा मिनिमम होगी, कम से कम उम्र कैद की सज़ा होगी। रेयर ऑफ रेयरेस्ट की कैटेगरी में तो ये आता नहीं है केस वैसे, लेकिन अब कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसको रेयर ऑफ रेयरेस्ट के कैटेगरी में तो नहीं रखा गया था, लेकिन फिर भी इस केस में अगर आरोपी जो मेन मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हुए तो आप समझ लीजिए उम्र कैद की सज़ा से तो कोई नहीं बचा सकता। अब वही है कि आज आने वाली जो 7 दिनों का इन्वेस्टिगेशन है, इसमें क्या कुछ पता लगता है, इसमें क्या कुछ निकल कर आता है सामने, वो देखना होगा। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस के पहलू खुलते जाएंगे, इसमें पता चलता जाएगा कि क्या क्या हुआ था, डे 1 से क्या हुआ था, प्लानिंग कब से की गई थी। ये सब इन्फॉर्मेशन जब तक उनके पास नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जब उनके पास आ जाएगी तब मुझे लगता है एक प्रॉपर कड़ी बनेगी, और हम वेट करेंगे धीरे धीरे चार्जशीट का कि चार्जशीट में क्या कुछ लिख कर आता है, क्या कुछ बताया जाता है। क्योंकि चार्जशीट फाइल होने में मुझे लगता है 1 से 2 महीने का समय जाएगा, और उसमें भी टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन में। अभी हमें सोर्सेज पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की खबरें अब बहुत ज़्यादा फ्लोट करेंगी, और उससे बचना है। क्योंकि जो फैक्चुअल कंटेंट जो भी आएगा, जो फैक्चुअल जो इन्वेस्टिगेशन में से चीज़ें निकल कर आएंगी वही मैं आप तक सामने लाऊंगा। और इस बीच मैंने देखिए एक और मर्डर केस किया है सिद्धार्थ नगर वाला, वो भी आप जाके क्राइम तक पे देखिए। 18 साल का लव मैरिज, और उसने अपने पति को मार दिया, सोचिए, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो ये भी बड़ा शॉकिंग केस है, आप ये क्राइम तक पे जाके देखिएगा। और एक मैं स्टोरी करने वाला हूँ महाराष्ट्र के सांगली से, जहाँ शादी के 15 दिन बाद ही उसने अपने पति को मार दिया, और पति पत्नी की उम्र में 20 साल का फ़र्क था। तो ऐसा क्या कुछ था, क्यों शादी की गई, अगर इतना वो था दोनों में एज के इतने डिफरेंस थे तो क्यों शादी की गई, क्यों मारा, ये भी आप अगली वीडियो में देखिएगा इसके बाद जो अपलोड होगी। तो आप जुड़े रहिए क्राइम तक के साथ। ये सोनम केस तो चल ही रहा है, उसके साथ अलग अलग केसेस अलग अलग पार्ट से जो भी आ रहे हैं वो भी मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।